भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत जुरहे। कतर और यमन पर हमले के बाद इजराइल ने सीरिया और लेबनान में भीषण हमले शुरू कर दिए, तो उधर पीएम नेतन्याहू ने इस बीच ऐलान कर दिया कि कोई भी फिलिस्तीन देश है ही नहीं। उधर इजराइल की घोषणा से भड़के अरब देशों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और दोहा में इजराइल से मोर्चा लेने के लिए अब 22 देशों ने वॉर प्लान भी तैयार कर लिया है। इजराइल के खिलाफ एटमी युद्ध भड़काने की एक बड़ी तैयारी की जा रही है और इन सब के बीच ट्रंप ने भी अब सीधे अरब देशों को गाजा वाली धमकी दे दी है। तुर्की इजराइल पर सबसे ज्यादा भड़का हुआ है। ईरान ने इजराइल की तबाही की धमकी दे डाली है। कतर ने नेतन्याहू से सीधे टकराने का ऐलान किया है। अरब वर्ल्ड से 22 युद्ध लड़ेगा इजराइल। वॉर टेंशन हद से ज्यादा बढ़ रही है। बारूदी धमाके बढ़ते जा रहे हैं। जंगी जेटों के उड़न दस्ते भी हर दिन बड़े होते जा रहे हैं। मिसाइलों की मार में इजाफा हो रहा है। इजराइल के दुश्मनों की गोलबंदी भी तेज हो गई है, जिसकी वजह से पीएम नेतन्याहू का क्रोध लिमिट क्रॉस करता जा रहा है। हमास को गाजा में बारूदी डोज दे रहे इजराइल ने एक हफ्ते के भीतर कई फ्रंट पर भारी तबाही मचाई है। 6 देशों में इजराइल ने घुसकर दुश्मनों का सफाया किया है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर जंगी जेट से मिसाइलों की बौछार कर हमास लीडर खलील अल हय्या के बेटे का सफाया किया। अगले दिन यमन के सना में हूती सैन्य मुख्यालय को इजराइल ने बारूद बरसाकर जला डाला। इसके बाद इजराइल एयरफोर्स ने लेबनान के बीका में हिजबुल्लाह लड़ाकों के मिलिट्री बेस को बारूदी धमाके में उड़ाया। जिस वक्त लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला हो रहा था, ठीक उसी समय सीरिया के होम्स में फाइटर ग्रुप पर बम बरसाया गया। इसके बाद ट्यूनीशिया में गाजा बेड़े में शामिल 2 समुद्री जहाज पर हमला हुआ है। इस हमले के आरोप इजराइल पर लगे हैं। मतलब हर गुजरते दिन इजराइल नए दुश्मन को निशाना बना रहा है। नेतन्याहू का ये रुख प्रेसिडेंट ट्रंप को भी खौफजदा कर रहा है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध से ज्यादा ताकत अब खाड़ी युद्ध में झोंक दी है। व्हाइट हाउस से नेतन्याहू के लिए ट्रंप का एक सीक्रेट मैसेज भी भेजा गया है। हालांकि पीएम नेतन्याहू अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इजराइल ने अरब लीग को बैक टू बैक झटका देने के लिए नई घोषणा की है। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर बसे इलाकों के विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो ऐलान किया है, उससे पूरे अरब वर्ल्ड में हड़कंप मच गया है। नेतन्याहू का ये बारूदी बयान 22 देशों में युद्ध की आग भड़का सकता है। אנחנו אמרנו לא תקום מדינה פלסטינית, ואכן לא תקום מדינה פלסטינית. המקום הזה הוא שלנו. אנחנו נדאג גם למורשתנו, גם לארצנו וגם לביטחוננו. नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर इजराइल के टोटल कब्जे की मुहर लगा दी है, जिससे फिलिस्तीन का फ्यूचर डार्क दिखने लगा है। हालांकि फिलिस्तीन के लिए इजराइल से भिड़ने के सिग्नल 22 देशों ने दिए। इजराइल को अब कैसे दुश्मनों से युद्ध लड़ना होगा, इसे जाने उससे पहले जानिए आखिर ट्रंप क्यों बैकफुट पर है। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू पर नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी कतर हमले की निंदा की गई है। Violence brings violence. Impunity breeds war. Silence
in the international community and of this very Security Council fuels chaos. And yet, this very council remains constrained, unable even to name the aggressor, to qualify aggression as a violation of international law. कतर पर जिस भीषण अंदाज में इजराइल ने धावा बोला है, उससे ट्रंप के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि कतर में सुपर पावर का मिलिट्री हेडक्वार्टर है। जिस देश में अमेरिका के 8,000 से ज्यादा सैनिक हैं, वहां हमला होने से ट्रंप का दिमाग गर्म हो गया है। हालांकि उन्हें गुस्से का घूंट निकलना पड़ा है, क्योंकि नेतन्याहू ने कतर पर हमले को अमेरिका की ही रणनीति करार दे दिया है। नेतन्याहू ने 9/11 की याद दिलाते हुए ट्रंप को मैसेज दिया है कि जैसे अमेरिका ने 11 सितंबर के आतंकी हमले के बाद यूएनएससी में प्रस्ताव पारित कर आतंकियों को दूसरे देश में घुसकर मारा, वैसे ही इजराइल हमास कमांडरों को मार रहा है। नेतन्याहू यही नहीं रुकने वाले, उन्होंने ये धमकी भी दी है कि जितने भी देश हमास को समर्थन दे रहे हैं या हमास लीडर को बचा रहे हैं, उन सबको बारी बारी से इजराइल दहलाएगा। उधर मुसलमान देशों ने भी कतर को भड़काना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात कतर को इजराइल पर सैन्य कार्रवाई का प्रेशर बना रहे हैं। कतर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुसलमान देशों की गोलबंदी करने पहुंचे हैं। दुआ में शहबाज शरीफ ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए सभी मुसलमान देशों से एकजुट होने की अपील तक कर डाली है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात के बाद शहबाज इजराइल पर जमकर बरसे हैं। मुस्लिम देश कतर को इजराइल पर हमले का अभी सही वक्त बता रहे हैं, साथ ही हमले को जायज ठहराने के कारण भी गिना रहे हैं। पहली बार इजराइल ने खाड़ी सहयोग परिषद के किसी सदस्य देश पर हमला किया है, लेकिन कतर इजराइल से सीधे युद्ध लड़ने की हालत में फिलहाल नहीं, क्योंकि कतर को शक है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनका साथ देंगे। इजराइल के हमले में भी अमेरिका के ब्लफ के सिग्नल कतर को मिले हैं। इसे कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इशारों में कहा है। अल थानी ने दावा किया है कि अमेरिका ने इजराइल के हमले का अलर्ट कतर को नहीं दिया। हमले के 10 मिनट बाद इसकी जानकारी कतर सुरक्षा बल को मिली, जिसकी वजह से मिसाइल हमले को कतर नाकाम नहीं कर सका। The attack happened at 3:46. The first call we had from an American official was at 3:56, which is 10 minutes after the attack. And after that, President Trump has spoken with His Highness the Emir. He condemned the attack, and the U.S. government positioned that they have no knowledge about the attack nor any coordination about it until it started to happen. कतर को अमेरिका पर डाउट ही डाउट है। इसकी बड़ी वजह ईरान इजराइल युद्ध के वक्त कतर पर हुआ हमला माना जा रहा है, जब अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम बरसाए थे। तब उसके जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिका के बेस पर मिसाइल हमला किया था। उस वक्त हुए हमले का अलर्ट अमेरिका ने सही वक्त पर देकर हमला नाकाम किया था। अमेरिकी राडार ने तब ईरान की मिसाइलों को पकड़ा और उन्हें हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन इजराइल के हमले के वक्त एक भी मिसाइल की भनक कतर को नहीं लगी। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि कतर कोई कमजोर सैन्य क्षमता वाला देश नहीं है। कतर के पास दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं, उसके पास राफेल लड़ाकू विमान है, उसके पास F-16 है और उसके पास यूरो फाइटर भी है। लेकिन इजराइल ने इतना फुल प्रूफ अटैक प्लान बनाया कि कतर के साथ के जंगी लड़ाके बेकार साबित हुए। इजराइल ने F-15, F-16 और F-35I स्टील्थ लड़ाकू विमानों से दोहा को दहलाया। इजराइल ने कतर पर हमले को समिट
ऑफ फायर नाम दिया, जिसमें 15 जंगी जेट से मिसाइलों की बौछार कर हमास पर हमला किया गया। कतर हमले के बाद हमास ने भी इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया है। हमास लीडर फाजी बरहाम ने नेतन्याहू को युद्ध में हराने की चुनौती दोहराई है। يجدد تأكيدنا على أن هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم الصهيونية لن تفلح في تغيير مواقفنا الراسخة ومطالبنا الواضحة في وقف العدوان على شعبنا والانسحاب الكامل جيش الاحتلال من قطاع غزة وتبادل أسرى حقيقي وإغاثة شعبنا وإعادة الإعمار। 15 सितंबर की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, इजराइल की टेंशन बढ़ती जा रही है। दोहा में अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन में इजराइल के खिलाफ संयुक्त सेनाओं के हमले का ऐलान भी हो सकता है। इजराइल के खिलाफ अरब देशों का हमला इसलिए अब फाइनल माना जा रहा है क्योंकि नेतन्याहू ने अपने E1 फॉर्मूले को लागू कर दिया है, जिससे फिलिस्तीन का वजूद ही मिट सकता है। नेतन्याहू ने E1 सेटलमेंट एक्सपेंशन प्लान पर साइन कर दिए हैं। E1 एरिया यरूशलेम और मार्डेन के बीच में लगभग 12 वर्ग किलोमीटर का रणनीतिक इलाका है। E1 फॉर्मूले के तहत इसी 12 वर्ग किलोमीटर में इजराइल बस्ती बसाना चाहता है। इजराइल इस इलाके में 3400 घर बनाने पर जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। इजराइल एक इंच जमीन के लिए किसी से भी टकराने के लिए तैयार है। नेतन्याहू से पहले ट्रंप ने गाजा पर टोटल कंट्रोल का प्लान बनाया था। ट्रंप ने गाजा को नरक के गड्ढे से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने का ऐलान तक किया था, मगर ट्रंप न बंधक संकट खत्म करवा पाए, न युद्ध रुकवा पाए, न ही वो अब तक हमास को समझा पाए, न ही इजराइल उनके रोके अब रुक रहा है। इजराइल का सख्त रुख सुपर पावर के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जिस दिन अरब वर्ल्ड का संयुक्त हमला इजराइल पर शुरू हुआ, अमेरिका खुद को युद्ध से दूर नहीं रख पाएगा। खासकर तुर्की और इजराइल की भिड़ंत में अमेरिका किसका साथ देगा, ये भी सस्पेंस है। तुर्की नेटो का पावरफुल सदस्य है, वहीं इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी, और अगर दोनों देश टकराते हैं तो नेटो की शर्तों की मजबूरी में अमेरिका को तुर्की का साथ देना होगा। ट्रंप इसी वजह से नेतन्याहू को अब किसी भी देश पर हमले से रोक रहे हैं। हालांकि अब युद्ध को टालना नामुमकिन होता दिख रहा है। गाजा, लेबनान about the Israeli attacks in Qatar, a country that has been playing a very positive role to achieve a ceasefire and release of all hostages. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. All parties must work towards achieving a permanent ceasefire, not destroying it. कतर में इजराइल की बमबारी के बाद बंधकों के रिश्तेदार परेशान हैं, क्योंकि कतर ही वो देश है जिसके जरिए हमास से बातचीत अभी तक हुई है। ऐसे में बातचीत पर फुल स्टॉप का मतलब है बंधकों की रिहाई मुमकिन नहीं हो पाएगी। इस वक्त हमास के कब्जे में इजराइल के 22 बंधक हैं, जबकि 38 उन बंधकों की लाशें भी हैं जो हमास की कैद में रहते हुए मर चुके हैं। इसकी वजह इजराइल की बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन भी है। אני רועדת מפחד. אני רועדת מפחד. יכול להיות שברגעים אלה ממש ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצם מתנקש במתן שלי וחרץ את גורלו למוות. מי שמחליט לסכן את החיים של הילד שלי בכוונה רוצח אותו. למה ראש הממשלה מתעקש לפוצץ כל סיכוי קטן לעסקה? למה? החיים של מתן שלי בסכנה ממשית. כבר 22 חודשים, עד מתי? שוב ושוב ושוב ראש הממשלה מחבל בעסקה. בכל עסקה שנמצאת על הפרק. נמאס לי. נמאס, לעם ישראל נמאס מהמלחמה הזאת. סיימו אותה כבר ותחזירו את כולם בהסכם כולל.
बड़ा सवाल यह भी कि 15 सितंबर को क्या फैसला होगा। अरब लीग ने युद्ध शुरू किया तो इजराइल कितने दिन अकेले लड़ पाएगा? अमेरिका ने अगर युद्ध में एंट्री ली तो क्या एटमी धमाके शुरू होंगे? सुपर पावर इजराइल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह हद परमाणु युद्ध भी हो सकता है। रूस यूक्रेन की जंग अब पोलैंड तक पहुंच चुकी है और रूस के खिलाफ पोलैंड ने 40,000 सैनिकों को मोर्चे पर उतार दिया है। दरअसल पोलैंड का दावा है कि रूस बेलारूस की जमीन से सीधे पोलैंड पर हमला करने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने भी अब रूस के हवाई हमलों से बचाने के लिए पोलैंड को राफेल लड़ाकू जेट दे दिया है और दावा यह किया जा रहा है कि फ्रांस के इस फैसले के बाद रूस ने अब पोलैंड पर बहुत बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। पोलैंड ने उतारे 40,000 सैनिक, बेलारूस बॉर्डर पर दूसरा युद्ध शुरू। रूस यूक्रेन में अब कुछ ऐसी हैरान करने वाली खबरें और तस्वीरें आ रही हैं जो वाकई में साबित कर रही हैं कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। लगभग 1300 दिन में रूस यूक्रेन जंग में भयंकर खून खराबा चल रहा है, लेकिन पिछले 72 घंटे के अंदर ही अब रूस के नेटो देश पोलैंड ने सीधा टकराव शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें, पिछले 20 घंटे के अंदर ही पोलैंड ने 40,000 सैनिकों को बेलारूस बॉर्डर पर भेज दिया है। इसके अलावा पोलैंड ने अपने F-16 जेट को फुल एक्टिव मोड में करने के बाद से रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर सबसे ज्यादा सैनिक, बख्तरबंद और टैंक भेजे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस पोलैंड पर बेलारूस की जमीन से हमला कर सकता है। हम आपको आज ये भी दिखाने जा रहे हैं कि पुतिन के खौफ से कैसे नेटो पर एक बड़ा खिलाड़ी नेटो के लिए ही भस्मासुर बनता जा रहा है। कुल मिलाकर यूक्रेन पर भीषण हमलों के बाद जिस तरह से रूस ने नेटो को जंग में उतरने के लिए मजबूर कर दिया है, उससे ये तय हो चुका है कि अब यूक्रेन के साथ साथ नेटो के भविष्य का फैसला भी युद्ध से ही होगा। Ta rosyjska prowokacja, jak panowie generałowie i nasi żołnierze doskonale zdają sobie sprawę, była niczym więcej tylko próbą testowania naszych zdolności. Zdolności reagowania także polityków, prezydenta Polski, premiera Polski na to, co się dzieje we współczesności, co się dzieje dzisiaj. Była próbą i prowokacją sprawdzenia mechanizmu działania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i naszej gotowości do reakcji. रौंद डाला यूक्रेन, अब पोलैंड का नंबर। 43 महीने से ज्यादा की जंग में अब तक रूस यूक्रेन के 27% इलाके को रौंद कर उस पर कब्जा कर चुका है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के साथ साथ राजधानी कीव पर भी 15 गुना हमले तेज कर दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस वक्त रूस जो ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, उसमें से रूस के 19 ईरानी शाहिद 136 ड्रोन पोलैंड के अलग अलग इलाकों पर गिरे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पोलैंड ने अनुच्छेद 4 का इस्तेमाल करते हुए रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है। हम आपको कुछ तस्वीरें पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर की दिखा रहे हैं, जहां रूस और पोलैंड दोनों देशों की सेना बॉर्डर पर आर पार की जंग करने में जुट गई है। हमले को तैयार 40,000 सैनिक, बेलारूस बॉर्डर पर कोहराम। पोलैंड और रूसी मीडिया के मुताबिक पोलैंड अपनी पूर्वी सीमा पर 40,000 सैनिकों को तैनात कर रहा है। पोलैंड ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि रूस और बेलारूस द्वारा आयोजित होने वाले जयपद 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास बेलारूस सीमा पर हो रहा है। पोलैंड को डर है कि कहीं जयपद 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास के बहाने रूस हमला न कर दे, इसलिए पोलैंड अपनी सीमा बेलारूस के साथ बंद कर रहा है।
ट्रंप के दोस्त ने उतारे यूक्रेन के भाड़े के लड़ाके। लगातार रूसी खूनी हमलों ने यूक्रेनी सेना की कमर तोड़कर रख दी है। हालात ये है कि यूक्रेन तमाम कोशिशों के बावजूद रूस का सामना नहीं कर पा रहा है। इधर जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है उसके बाद यूक्रेन युद्ध और ज्यादा खूनी हो चुका है। इसके पीछे ट्रंप की वो चाल भी सामने आई है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। खबर है कि ट्रंप के बेहद करीबी दोस्त ने भाड़े के सैनिकों को रूस के खिलाफ यूक्रेन जंग में उतार दिया है। दावों के मुताबिक इस वक्त रूस के खिलाफ यूक्रेन में ब्लैक वाटर के संस्थापक और डोनाल्ड ट्रंप के गहरे दोस्त एरिक प्रिंस यूक्रेन में अपनी प्राइवेट सेना को उतार चुके हैं। इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर अपने महंगे आक्रमण के लिए भाड़े के सैनिकों को उतारा था, जिसमें रूस का बदनाम वैगनर ग्रुप सबसे ऊपर था। खबर है कि रूस ने भाड़े के सैनिक एशिया और अफ्रीका के तीसरे देशों से बुलाना शुरू कर दिया है, जिसमें से सैकड़ों को मोर्चे पर भेज दिया गया है। तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर पोलैंड। रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही और बर्बादी देखने के बाद से यूरोपीय और नेटो देशों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो रूस से सीधी जंग करो या फिर अपनी जान बचाकर भागो। Более, что мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа, видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. И этот, мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем. पेरिस, लंदन और ब्रसेल्स में नेटो और यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर पुतिन और ट्रंप की डील को नहीं मानने वाले हैं। हालात ये है कि अब पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर बन गया है। रूस के खिलाफ बारूदी मोर्चा खोल दिया गया है। जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक पोलैंड के राष्ट्रपति करोल की इस वक्त हवाइयां उड़ी हुई हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड में भी मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त पोलैंड के लाखों सैनिक, सैकड़ों फाइटर जेट, टैंक, तोप और मिसाइल सिस्टम फुल एक्टिव हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पोलैंड से लेकर जर्मनी तक हड़कंप मचा हुआ है। नेटो की तरफ से पोलैंड रूस को सीधी चुनौती दे रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। वहीं बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी रूस के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावों के मुताबिक पोलैंड में 1,20,000 नेटो सैनिक जमा हो चुके हैं। फ्रांस की स्पेशल फोर्स के लगभग 6,000 स्पेशल कमांडो पोलैंड में मौजूद है। इधर रूस ने बेलारूस में अपनी स्कंदर मिसाइल 5 महीने पहले ही तैनात कर दी थी। खबर यह भी है कि अगर पोलैंड की तरफ से रूस पर हमला होगा तो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रूस और बेलारूस की सेना मिलकर बड़ा हमला कर देगी। नेटो की इस चाल पर ट्रंप की मुहर नहीं लगी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इधर मरता हाफता यूक्रेन नेटो की तरफ अभी भी टकटकी लगाए देख रहा है। 43 महीने बाद रूस यूक्रेन जंग में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 32 देशों वाला नेटो भी पुतिन के साथ आर पार की जंग करने का मन बना रहा है। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस के काफी अंदर यूक्रेनी सेना हमला कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। वहीं रूसी सेना का साफ कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर डाला गया है। रूसी सेना का दावा है कि वो अब तक यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली 12 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर चुका है। अब आप ये भी जान लीजिए क्यों ट्रंप और जेलेंस्की पुतिन से बार बार युद्ध विराम की गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं पश्चिमी रूस के कुर्स्क की, जिस पर 7 महीने पहले यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क के 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जैसे ही रूसी सेना ने कुर्स्क पर भीषण हमले शुरू किए, पूरा कुर्स्क इलाका यूक्रेनी सेना की लाशों से भर गया। दावा किया जा रहा है कि कुर्स्क इलाके में 50,000 यूक्रेनी सैनिक बुरी तरह से घिर चुके हैं।
जबकि यूक्रेनी सेना की कुर्स्क में मदद कर रहे नेटो के 30 टॉप अफसर भी रूसी सेना ने घेर लिए हैं। इन्हीं हालातों को देखकर अब कुर्स्क के यूक्रेनी सेना कई इलाकों से भागने लगी है। खुद यूक्रेनी सेना ने पुष्टि कर दी है कि उनकी सेना रूस के कुर्स्क इलाके को खाली करने लगी है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेनी सेना ने 19 रूसी हवाई हमलों को झेला और कुर्स्क इलाके में 20 मोर्चों पर यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना यह भी दावा कर रही है कि उसने यूक्रेन के अंदर खार्किव, कुपियांस्क और क्रास्नी लिमन की दिशा में कई रूसी हमलों को नाकाम कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना के उत्तरी सैन्य ग्रुप ने बेलोवॉय, पोडोल और सुदजा की बस्तियों को पूरी तरह से आजाद करा लिया है। अमेरिका स्थित ISW ने दावा किया है कि जमीन से प्राप्त फुटेज से संकेत मिलता है कि रूसी सेना ने सुदजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और दक्षिणी ज़ोलेशेंका की ओर बढ़ गई है, जो सुदजा के उत्तर पश्चिम में एक बस्ती है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सीमा से लगे नेटो देशों जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड को रूस की तुलना में जमीनी हमले में 3:1 का घाटा होता है। लेकिन जब मौका रूस के खिलाफ हवाई युद्ध में आता है तो नेटो देशों का पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए जैसे ही रूस ने रोमानिया से सटे बॉर्डर पर यूक्रेनी इलाकों पर हमले किए, नेटो देश रोमानिया ने तुरंत 2 F-16 जेट जंग में उतार दिए। रूस ने रोमानियाई सीमा के बगल में डेन्यूब नदी पर एक यूक्रेनी शहर इज़मेल में बंदरगाह पर भीषण मिसाइल, जेट और ड्रोन से हमले किए हैं, जिसके बाद से नेटो देश रोमानिया में हड़कंप मच गया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों नेटो देश रूस पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट पर भरोसा कर रहे हैं। इसकी वजह है इस वक्त नेटो देशों के पास अनुमानित 1887 F-16 जेट हैं, जो रूस के साथ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि नेटो देश के पास कितने F-16 जेट हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त नेटो देशों के पास कुल 1887 F-16 जेट हैं। नेटो देश रूस के खिलाफ 44 F-16 उतारने जा रहा है, जबकि बुल्गारिया 16 से ज्यादा F-16 जंग में उतार रहा है। डेनिश के भी 30 F-16 जंग में उतर रहे हैं। ग्रीस ने भी 120 से ज्यादा F-16 उतारने का ऐलान कर दिया है। नीदरलैंड के 20 F-16 जंग में रूसी जेट से मुकाबला करेंगे, जबकि पोलैंड के 48 से ज्यादा F-16 रूस से मुकाबले के लिए